Hey, a very good evening, everyone. This is Anshika, and today we are going to discuss about application of बैक बॉन्डिंग. अपनी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैम बैक बॉन्डिंग क्या है, कैसे मॉलिक्यूल में होगी एंड बैक बॉन्डिंग होने की कंडीशंस क्या क्या होंगी. नाउ वी आर discussing about applications, and this is our lecture number 9 of back bonding of our chemical bonding series, जिसमें हम आज एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बैक बॉन्डिंग के. अगर हम बैक बॉन्डिंग की एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर ले, मतलब रिवीजन कर ले, बैक बॉन्डिंग तो डिस्कस हो चुका. तो मैम हमें पता था कि बैक बॉन्डिंग हमने BF3 में पढ़ा था, एंड BF3 में हमें मालूम है मैम इस तरीके से. मैम जो फ्लोरीन का नेचर है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बोरोन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. लेकिन मैम इसका जो फ्लोरीन का साइज है वो स्मॉल है, स्मॉल इन साइज, जिसकी वजह से एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएंगे. एंड अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड ये जो बोरोन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनके बीच में एक इंटर आयोनिक रिपल्शन क्रिएट होने लगता है. क्या क्रिएट होने लगता है मैम? इंटर आयोनिक रिपल्शन. जो फ्लोरीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब जो बोरोन से और कंटिन्यूसली आ रहे हैं इनके बीच, जिसकी वजह से ये जो पूरा मॉलिक्यूल है अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब रिपल्शन क्रिएट हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में फ्लोरीन क्या करता है, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में अब अगेन बैक डोनेट करने लगता है, जिससे ये मॉलिक्यूल बना रहे अनस्टेबल होके ना टूटे. मतलब अपने को बचाने के लिए अब फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेने ही लेने वाला है, अब वो देने की टेंडेंसी भी दिखाने लगा. तो ये बैक बॉन्डिंग हमने समझी थी कि मैम ये बैक बॉन्डिंग होती है. अब बैक बॉन्डिंग से फ़ायदा क्या होता है, एक चीज़ और दोबारा रिवाइज कर लो मैम. जब ऐसे नॉर्मल कंडीशन होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, बट जब बैक डोनेशन होती है तो मैम यहाँ ना पाई बॉन्ड फॉर्म होता है. इतनी बात सही है. तो हमारा अगर पहली एप्लीकेशन के बारे में बात करें, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बना लेंगे. पहली एप्लीकेशन है कि इफेक्ट ऑन, फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ. कि मैम जब बैक बॉन्डिंग होती है तो बैक बॉन्डिंग से किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ या उसकी बॉन्ड लेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है. मैंने कहा इसको एग्जांपल से समझते हैं. पहला एग्जांपल अभी जो हमने डिस्कस किया है BF3 लो. एक मैम हम ले रहे हैं BF4 एंड 1 नेगेटिव. मैम BF3 में हमें पता है कि बैक बॉन्डिंग होती है, इतना तो अभी हमने डिस्कस किया है ना कि बैक बॉन्डिंग होती है. बट अगर हम मैम BF3 की BF4 नेगेटिव की बात करें तो मैम बैक डोनेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, बट ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है. इसके पास बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं. ये कंडीशन हमारी बैक बॉन्डिंग के लिए थी कि मैम एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बट ये नेगेटिव साइन आ गया, मतलब इसकी वैकेंट ऑर्बिटल जो बची थी वो भर गई. तो अब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो मैम इस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हमें नहीं दिखाई देगी. अभी अगर जो मैंने एग्जांपल करवाया था, अगर आपने उसमें नोटिस किया हो तो जो मैम BF3 बना था, BF3, तो मैम ये तो सिग्मा बॉन्ड बना था, ये तो नॉर्मल कंडीशन है बैक बॉन्डिंग से पहले की. लेकिन जब मैम बैक बॉन्डिंग हुई थी, ये जो बैक बॉन्डिंग हो गई थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे वैकेंट ऑर्बिटल में. जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो मैम अभी आपने बताया था कि यहाँ क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ.
मतलब अभी तक तो वो सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड बना, बट जब बैक डोनेशन हुआ तो मैम ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिंगल टू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैम ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया। तो एक साइड में नोट कर लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस आफ्टर बैक बॉन्डिंग। अगर ये हम इसकी बात करें, मैम कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है तो कहीं भी ये कंडीशन तो नहीं आई होगी कि एक बॉन्ड है तो दूसरा बॉन्ड बढ़ गया हो, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो गया हो। ये बैक बॉन्डिंग में ही होगा कि जब बैक डोनेशन होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट जहाँ बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है वहां कोई एक नया बॉन्ड नहीं बना है, वहां सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। बैक बॉन्डिंग की वजह से नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, लेकिन जहां बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, नया बॉन्ड फॉर्म हो ही नहीं रहा, तो वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? एक बात बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की? बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? मैम हमें पता है दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होगा, डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। तो बैक बॉन्डिंग ने क्या किया, डबल बॉन्ड फॉर्म किया, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैम BF3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी BF4 नेगेटिव से ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। सो इसको नोट कर लो, 1 2 3, या मैं साइड में लिख दे रही हूँ। सो कांट वी से कि बैक बॉन्डिंग, मुझे लग रहा है मुझे इसे रफ ही करना पड़ेगा, रफ कर रही हूँ मैं, ठीक है, इसको रफ कर दे रही हूँ। सो कैन वी से कि बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इतनी बात तो हम कह सकते हैं ना, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से मैम इसने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। मतलब जहां जहां बैक बॉन्डिंग होगी या जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी मैम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उस मॉलिक्यूल की उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये बात हो गई मैम बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अब जरा बॉन्ड लेंथ की भी बात कर लें, इसको मिटा दे रहे हैं, सही, ठीक। अब मैम हमें पता है, एक बात बताओ, मेरे पास इतनी लंबी, क्या कह सकते हैं, रस्सी कह लो, इतनी लंबी रस्सी है, वो तुम दोनों तरफ से खींचो तो आसानी से टूटेगी, या मेरे पास ये हो इतनी छोटी रस्सी है वो आसानी से टूट जाएगी? तो मैम लंबी रस्सी आसानी से टूटेगी। तो अगर हमें थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैम हमने कहीं पढ़ा भी था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to bond length। जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, वो जितना लंबा लटक रहा होगा वो उतनी आसानी से टूट जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। और जो जितना क्लोजली बॉन्ड लेंथ जिसकी कम है आप उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते, आपको ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपको उसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लंबा है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इजिली टूट जाएगा। तो पहली बात बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। दूसरी बात कि मैम बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब
back bonding, if back bonding directly proportional to strength bond strength, then it will be inversely proportional to bond length. आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है, ये बात अगर मुझको समझ आ गई, ये वाली बात, तो मुझे बताओ BF3 और BF4 नेगेटिव में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? इसको मैं नोट कर देती हूँ। अब हमें क्या बताना है कि मैम बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? BF3 एंड BF4 नेगेटिव में से। ये तो मैम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब मैं कहूँ मुझे इसमें बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो मैम अभी अभी हमने पढ़ा है बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उसकी कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी कम, बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा। मतलब यहाँ पे मैम BF4 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। इसमें बैक बॉन्डिंग हुई तो मैम पाई बॉन्ड बना, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी। अब स्ट्रेंथ बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैम इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। आई थिंक यहाँ तक सभी को कोई डाउट नहीं है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। यहाँ तक नोट कर लो, ठीक। फिर मैं आगे कराती हूँ। 1 2 3 कर लिया भाई नोट। अब अपना सेकंड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। डालो हेडिंग डालो। 1 सेकेंड। इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। ये आपकी पहली एप्लीकेशन हो गई भाई, करते जाओ, बड़ा मस्त अपनी रिदम चल रही है। केमिकल बॉन्डिंग की सेकंड है इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। तो मैम हमने बैक बॉन्डिंग में ही पढ़ा था कि मॉलिक्यूल में दो टाइप से आपकी बैक बॉन्डिंग होती है। एक तो मैम होती है साइड एटम टू सेंट्रल एटम, जैसे कि मैम BF3 में हो रही थी। BF3, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा, है ना, ठीक है। तो ये अपनी हो रही थी BF3 में, BF3। तो मैम यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहे थे। मैम दूसरी आपकी बैक बॉन्डिंग होती है जब सेंट्रल एटम टू साइड एटम। ये कौन सी होती है मैम? तो मैम अभी अभी हमने एग्जांपल में, अभी तो नहीं, लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल में पढ़ा था NSiH3। इसकी क्या थी मैम शेप? इसके पास लोन पेयर था। मतलब बिगर बैक बॉन्डिंग के अगर हम देखें तो इसकी शेप मैम ट्राइगोनल पिरामिडल थी एंड ज्योमेट्री आपकी थी टेट्राहेड्रल। यहाँ SI के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और बैक बॉन्डिंग कैसे हो रही है मैम? सेंट्रल एटम से साइड एटम। यहाँ क्या हो रही है मैम? साइड एटम से सेंट्रल एटम। यहाँ पे क्या हो रही है मैम? सेंट्रल एटम से
साइड एटम। अब एक बात बताओ, जब यह बैक बॉन्डिंग हुई तो मैम पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड था। ठीक, अब इसकी मुझे बताओ मैम, पहले इसकी वो क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम निकालना सीख गए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर हम देखते हैं हमेशा कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितना लोन पेयर है। क्या सेंट्रल एटम के ऊपर अपना लोन पेयर है? अभी अगर हम बात कर लें, देखो ये समझने की बात है, अगर लेकिन तुम BF3 सिंपल लेके चलो कि हम बिफोर एंड आफ्टर वाला केस कर रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग से पहले एंड बाद में, तो ये अगर हम कर लें बिफोर वाला केस, ये है बिफोर। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने मैम सीखा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ, अरे तुम निकाल लो, अब तुम निकालो पूरे। BF3 में मैम वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के, 3। ये अटैच होंगे मैम 3 फ्लोरीन से। अरे ऐसे मत करना कि गुस्सा हो रहे हैं, नहीं रिवाइज कर लेना है ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो मैम हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर निकालते हैं बेसिकली, इसमें हम स्टेरिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। बोरोन के पास ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, तो लोन पेयर मैम बोरोन का क्या होता है, 0। यहाँ स्टेरिक नंबर कितना आ गया मैम, 3 स्टेरिक नंबर पे हमने पढ़ा था कि मैम जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। अच्छा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है फिर, बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? तो मैम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसा कि ये बना हुआ है। मैम शेप क्या होती है मैम, बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होती है। ये आपका हो गया बैक बॉन्डिंग से पहले वाला केस। अब अगर हम बैक बॉन्डिंग के बाद वाला केस करें कि बैक बॉन्डिंग हो गई तो क्या फर्क पड़ गया हाइब्रिडाइजेशन पे, तो इस केस में देखना, अभी ये वाला केस है आफ्टर वाला केस, ये जो है ये केस है आपका आफ्टर वाला केस। अच्छा ऐसा करूं कि मैं इसको मिटा दूं, वो वाला मैं बाद में डिस्कस कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, 1 मिनट रुको, यही देखते हैं थोड़ा हो जाए। तो मैम अब एक बात बताओ, इसके हाइब्रिडाइजेशन पे जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब जब हम स्टेरिक नंबर गिनेंगे, स्टेरिक नंबर पे मैम हमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनने हैं। अब इसमें बताओ, मान लो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गई, बैक डोनेशन हो गया, अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, गिनो मैम, 1 2 एंड 3। मैम ये तो दूसरा जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है पाई बॉन्ड है, हमें स्टेरिक नंबर में पाई बॉन्ड से कुछ करना ही नहीं है। अब भी इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है मैम, अब भी इसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 है। इज इट क्लियर? मैम लोन पेयर कितने हैं? अब तुम कहोगे कि मैम अभी अभी तो ये बोरोन ने इसको लोन पेयर दिया है, मैंने कहा खींचा भी तो है, खींचा भी तो है बोरोन ने, फ्लोरीन ने बोरोन से, तो अब भी जो है लोन पेयर 0 ही रहेगा। तो स्टेरिक नंबर मैम अगेन 3 आ गया। मैम अगेन जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रही, आपकी ज्योमेट्री और शेप, भाई थोड़ा सा ना डरना मत, ये थोड़ी रात हो रही है तो कुत्ते, मतलब आपको कुत्तों की आवाज़ तो नहीं आ रही ना, आनी नहीं चाहिए वैसे, है ना। तो इसकी ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगी मैम, लोन पेयर अभी भी 0 है, तो अभी भी इसकी जो आपकी ज्योमेट्री एंड शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो मैम जब साइड एटम से सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन हो रहा है, तब तो ज्योमेट्री शेप और हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत आई नहीं।
बट अगर हम बात करें सेंट्रल एटम से साइड एटम की, देखो इतनी बात नोट कर लो, बिफोर और आफ्टर वाली, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब साइड एटम से सेंट्रल एटम में बैक डोनेशन हो रहा है। बट असली खेल तब स्टार्ट होगा जब सेंट्रल एटम से साइड एटम में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मैं इसको रफ करने वाली हूँ, उसको जल्दी से नोट कर लो। 1 2 एंड 3। देखो पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। इसको मैं पूरा ही रफ कर दे रही हूँ। ये बात तो अभी हो गई ना, साइड एटम से जब सेंट्रल एटम में बैक डोनेशन हो रहा है तो मैम हाइब्रिडाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट अब हम देखते हैं अपना असली खेल। मैम जब सेंट्रल एटम से साइड एटम में बैक डोनेशन हो रही हो तो दो केस बनाओ। एक तो बनाओ मैम बिफोर वाला, जब आपकी बैक डोनेशन नहीं हुई। एक केस बनाओ मैम आफ्टर वाला, आफ्टर। अभी ये बैक डोनेशन नहीं हुई है, ठीक। नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर है। अब इसका जरा मुझे स्टेरिक नंबर बताओ जल्दी से। तो मैम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 तो घेर लेंगे मैम ये SiH3, SiH3, SiH3। इसके पास मैम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे जो आपके बन जाते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। तो मैम इसका स्टेरिक नंबर क्या आया? स्टेरिक नंबर है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जनरली हम सिंगल बॉन्ड को कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड का होता है, देन पाई बॉन्ड का होता है। तो यहाँ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। तो मैम यहाँ स्टेरिक नंबर क्या है? 4। अब स्टेरिक नंबर 4 पे मैम हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो मैम हमें पता है कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टेरिक नंबर 4 पे वो होगी मैम sp3। अच्छा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? मैम ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब मैम एक लोन पेयर है, तो हम पढ़ चुके हैं कि मैम जब ऐसी शेप बन रही हो टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर हो तो उसकी मैम शेप होती है, शेप इसकी मैम होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अपनी नॉर्मल केस है जब मैम बैक बॉन्डिंग हुई नहीं है। अब जरा आफ्टर वाला केस डिस्कस करेंगे कि मैम जब बैक बॉन्डिंग हो जाए में क्या होगा कि मैम ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास सेंट्रल एटम के पास वो ऐसे SI के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि इसी SiH3 के इसी SI के वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा है, मैम ये तो इधर भी देगा और इधर भी देगा। तो ऐसे बैक डोनेशन में क्या होगा? ऐसे ही क्या, सभी बैक डोनेशन में ऐसे ही होता है। तो बैक डोनेशन यहाँ क्या होगा कि मैम जब ये बैक डोनेशन करेगा, जब ये बैक बॉन्डिंग होगी तब बैक डोनेशन के बाद इस लोन पेयर की, क्योंकि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इन तीनों आपके साइड एटम में बट गए। अब यहाँ बैक ये लोन पेयर का आफ्टर बैक बॉन्डिंग कोई क्या क्या कह सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोई वजूद नहीं रह जाएगा बैक बॉन्डिंग के बाद, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन इन सभी SiH3 में बांट दिए। बैक डोनेशन क्या कर रहा है कि अब इसके पास, अब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब ऐसे ले लो ऐसे, ओके आई एम ट्राइंग SiH3 एंड ये आपके जो बॉन्ड फॉर्म होगा। पहले लोन पेयर था, बैक डोनेशन हुई मैम, सारे जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नाइट्रोजन के ऊपर इन SiH3 में बट गई। अब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है।
अब मुझे बताओ कि इसमें स्टेरिक नंबर कितना होगा। पहले बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। मैम सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दूसरा बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है बैक बॉन्डिंग में, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हमें मतलब सिग्मा बॉन्ड से। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तीसरा, तो मैम सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। मैम आफ्टर बैक बॉन्डिंग इस सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने हैं, मैम 0, एक भी नहीं है। तो अब एक बात बताओ स्टेरिक नंबर कितना हो गया। मैम स्टेरिक नंबर 3 हो गया। जो स्टेरिक नंबर बिफोर बैक बॉन्डिंग 4 था, वो स्टेरिक नंबर आफ्टर बैक बॉन्डिंग मैम 3 हो गया। अब स्टेरिक नंबर 3 पे मैम हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मैम हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अच्छा ज्योमेट्री क्या होगी, अब जब लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वो उसकी शेप होगी। तो मैम ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, मैम ट्राइगोनल। भाई ये बात तो अब रट जानी चाहिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में बहुत डिस्कस किया, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 में आपकी क्या ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कि मैम अब ये ऐसा ना दिख के बैक बॉन्डिंग के बाद कैसा दिखेगा मैम, ट्राइगोनल प्लेनर, एन एंड इस तरीके से SiH3। भाई तुम लोग थोड़ा अच्छे से बना लेना है ना। आफ्टर ये आ गया आपका SiH3 एंड ये जो आपके बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब समझ आया कि कहाँ बैक डोनेशन से पहले ये टेट्राहेड्रल था, लेकिन बैक डोनेशन हुआ तो इसकी रियल स्टेट क्या निकली कि मैम ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो गया मैम, sp3 से sp2 हो गया। मैम ज्योमेट्री शेप क्या हो गई मैम, टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। शेप जो मैम ट्राइगोनल पिरामिडल बन रही थी वो मैम ट्राइगोनल प्लेनर रह गई। तो इस तरीके से जब आपकी बैक बॉन्डिंग होती है तो इस तरीके से आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप चेंज हो जाती हैं। अगर इसको हम दूसरे एग्जांपल से एक और समझें, एक तो ये NiH3 है ही है, इसको मैं रफ कर दूं। अब मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, अभी अभी हमने मैम बॉन्ड स्ट्रेंथ का केस पढ़ा है, तो मुझे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन एन CH3 का होल थ्राइस एंड एन SiH3 का होल थ्राइस। यू हैव 10 सेकेंड। अब इसमें मुझे बताओ इसकी किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, 1 2 3। तो मैम अभी अभी हमने पढ़ा है, एक बात बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है नहीं हो सकती। अब जो कह रहे हैं नहीं हो सकती है तो उनके पढ़नी चाहिए 2 या 3, क्योंकि मैम एक कंडीशन थी कि एक एटम के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बट यहाँ हम देखें तो मैम इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। एक के पास, एटम के पास मैम लोन पेयर होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। मैम अभी अभी हमने समझा है इस मॉलिक्यूल में तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, और जस्ट अभी इससे पहले वाली एप्लीकेशन में हम पढ़ के आए हैं कि मैम जो बैक बॉन्डिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी मैम, Ni
NSiH3 के होल राइज के। भाई यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लो सभी अच्छे से। चलिए अब आपकी दूसरी बात आती है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट बात आपकी आती है कि लुईस एसिडिटी एंड लुईस बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑन, ये लिख लो लुईस एसिडिटी। भाई आज राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ रही है। एसिडिटी एंड लुईस बेसिसिटी। भाई बेसिसिटी की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँ। यही होती ना? अरे ये नहीं होती ना बेसिसिटी। एक मिनट रुकना है ना। बेसिसिटी, भाई एक मिनट रुक जाओ जरा। तो आपके लुईस एसिड क्या होते हैं बताओ? लुईस एसिड, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। भाई जल्दी से बताओगे, अपनी अपनी नोटबुक में लिखोगे लुईस एसिड क्या होता है और लुईस बेस क्या होता है, कि भाई ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैम लुईस एसिड वो होते हैं, एक मिनट, लुईस एसिड वो होते हैं those who accept electrons या इलेक्ट्रॉन पेयर। मैम लुईस बेस क्या होते हैं? मैम लुईस बेस दोज, सिंपल, who donate इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इतनी हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ी। अब एक बार बताओ, हमने बैक बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया था कि मैम अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लाइक MXH3 NH3 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए, तो मैम ये तो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं, ये लुईस एसिडिटी या लुईस बेसिसिटी है। बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? बैक बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है। अब क्यों हो रही है? बोरोन, अगर हम BF3 की बात करें, देखो इसको थोड़ा लॉजिकली समझना, अच्छे से समझ आएगा। BF3 है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि फ्लोरीन तो और खींच रहा है, बेचारा एकदम मरियल हो चुका है, अब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोरोन यहाँ BF3 में क्या हुआ, इसकी बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए बैक डोनेशन हुई। फ्लोरीन ने, जो देता नहीं है, उसने भी देना स्टार्ट कर दिया अपना घर, अपना मॉलिक्यूल बचाने के लिए, जिससे उसे बाहर जाके नहीं मांगना पड़े, जिससे उसे, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी और ऊपर से भी फ्लोरीन और खींच रहा था, जिसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूल है टूटने ही वाला था या बाहर से लेता कहीं से। तो बोरोन को बाहर से ना लेना पड़े, इसलिए क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन हुआ और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बनी रही, तब हमने उसको कहा बैक बॉन्डिंग। आप लुईस एसिडिटी क्या कह रही है? मैम बाहर से कुछ चीज एक्सेप्ट की जाए, लुईस बेसिसिटी में बाहर से कुछ चीज दी जाए। तो कुछ बैक बॉन्डिंग और लुईस एसिडिटी बेसिसिटी कुछ अपोजिट से नहीं फील हो रहे? हो रहे हैं ना, कि मैम जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, अगर इसके पास ये अपने ही एटम के थ्रू स्टेबल हो गया, इसके पास बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, अगर ये और डेफिशिएंट हो जाता तो बाहर से इलेक्ट्रॉन बोरो करता, बट फ्लोरीन ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर दी, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में स्टेबल हो गया। तो क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन अब लेगा? अगर इसकी जो डेफिशिएंसी थी अपने ही मॉलिक्यूल में कम हो गई, स्टेबल हो गया, तो अब ये बाहर जाके NH3 से क्या इलेक्ट्रॉन लेगा? तो मैम नहीं लेगा।
अगर खुद में ही मैनेजमेंट हो गई तो बाहर वो हाथ नहीं फैलाएगा। मतलब लुईस एसिडिटी नहीं होगी, वो नहीं लेना चाहेगा बाहर से। लुईस एसिडिटी कह रही है बाहर से लो। बैक बॉन्डिंग क्या कर रहा है, घर में ही मैनेज कर लो। तो घर में जितना अच्छे से मैनेज हो जाएगा उसे बाहर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैम जो ये बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो इसको थोड़ा सीधा लिख लेना, लुईस एसिडिटी या लुईस बेसिसिटी। बेसिसिटी, अगेन बेसिसिटी की स्पेलिंग गलत। भाई मैं गलत लिख दूं ना बेसिसिटी तो थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो मैम लुईस एसिडिटी तो समझ आया, वो बाहर से नहीं लेगा। अब लुईस बेसिसिटी कैसे कम हो रही है, अभी अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था मैम, NaSiH3, इसके पास लोन पेयर था। बट अभी अभी हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि मैम जब बैक बॉन्डिंग हुई तो लोन पेयर बट गए SiH3 में। बैक बॉन्डिंग के पास इसके पास इसका लोन पेयर नहीं था। NCH3 जो बैक डोनेशन नहीं करता, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो एज इट इज बना रहता है। ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है अभी भी, बट यहाँ बैक डोनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर रहता नहीं है। तो भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डोनेट क्या करेगा। अब इसी में मुझे एक चीज बताओ, ये मैं मिटा दे रही हूँ, कि इफ यू हैव NiCH3 and NiH3, तो एक, भाई थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। हाँ, अगर मेरे पास ये दो आपके मॉलिक्यूल हैं तो इनमें ऑर्डर ऑफ लुईस बेसिसिटी क्या होगा। बेसिसिटी मैम मतलब देने की टेंडेंसी किस में ज्यादा होगी, इसका मुझे जवाब दो। तो मैम हमें दिख रहा है यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो मैम इसका लोन पेयर जैसा है वैसा ही है। ये किसी को इलेक्ट्रॉन अभी भी दे सकता है, इसकी देने की टेंडेंसी अभी भी अच्छी है। बट मैम अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका जो लोन पेयर है वो बैक डोनेशन कर लेता है, तो इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अब डोनेट करने के लिए। पहले थे लेकिन अब नहीं होंगे बैक डोनेशन के बाद। तो लुईस बेसिसिटी मतलब देने की टेंडेंसी, कौन अच्छे से दे पाएगा मैम, NCH3 का होल थ्राइस, दिस इज थ्राइस, क्योंकि बैक डोनेशन में यूज हो गए आपके लोन पेयर। तो सिंपल चीज है कि मैम लुईस बेसिसिटी NCH3 के होल थ्राइस की ज्यादा होगी इन कंपेयर ऑफ NSiH3 का होल थ्राइस। इज दिस क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर है। एक और क्वेश्चन बता दो मेरे को, मैं इस सबको रफ कर रही हूँ है ना, इसको भी रफ कर रही हूँ। ये अपना थोड़ा हम लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, 2-4 मिनट और हैं। अब मुझे इसमें एग्जांपल बताओ तुम, एक BF3 वगैरह का ले ले रहे, इसमें बताओ मुझे ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी, लुईस एसिडिटी इन BF3, BCl3 and BBr3। You have 10 सेकेंड, पॉज कर लो वीडियो को एंड इसमें लुईस एसिडिटी का ऑर्डर बताओ। 1
2 3। मैम अभी हमने बैक बॉन्डिंग जब पढ़ी थी, हमें बताया गया था कि मैम सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड की बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, उससे खराब होती है मैम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की, और बिल्कुल ही बेकार होती है सेकंड पीरियड और फोर्थ पीरियड की। ये हम पढ़ चुके हैं। तो मैम बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, मैम यहाँ क्या होना चाहिए बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर? BF3, BCl3 एंड BBr3। इतनी बात हमें मालूम अभी चल गई मैम, जो हम पढ़ चुके हैं। और अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि मैम बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लुईस एसिडिटी के। मतलब अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा BF3 में है, तो लुईस एसिडिटी सबसे कम किसकी होगी? BF3। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा लुईस एसिडिटी का एंड बैक बॉन्डिंग। तो ये हो गए आपके कुछ एप्लीकेशंस। नाउ अब एक क्वेश्चन बताना सब, या तो उसे होमवर्क क्वेश्चन लिख लो या मैं उसे अभी करा दे रही हूँ। गिव मी अ सेकेंड। चलिए 1 मिनट रखना, मैं जस्ट नोट कर लूँ उसे। तो भाई ये है अपना क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है आपका CS, 1 सेकेंड, CS यहाँ लिख लो क्योंकि CS से आगे बात बढ़ नहीं रही। CSIR नेट जून 2023 का। इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये दोनों ही केस हम बैक बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें बताओ, अगर नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है तो इनका स्ट्रक्चर मतलब शेप पूछिए आपकी। अगर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है इसमें तो आपकी शेप क्या होगी? यू हैव 3 सेकेंड, वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन करो। 1 2 3। मैम हमने इसके बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल में ही पढ़ा था। 1 मिनट देखो, है ना, है बढ़िया एग्जाम्पल, नेट का एग्जाम्पल है, मैं ऐसे ही वो ले रहे हैं धीमे धीमे। तो मैम बैक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि पहले एग्जाम्पल में इसके पास लोन पेयर है, बट कार्बन के पास मैम वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही? तो मैम यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। इतनी बार पढ़ चुके हैं मैम, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, SI के पास मैम वैकेंट ऑर्बिटल भी क्यों है मैम? क्योंकि ये थर्ड पीरियड से आ रहा है, इसके पास d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो यहाँ मैम बैक बॉन्डिंग हो रही है। सिंपल चीज, बैक बॉन्डिंग हो गई तो भी लोन पेयर आपका कंसीडर नहीं होगा आपके हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड ज्योमेट्री में। बैक डोनेशन हो गई मतलब ये लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होगा। इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। मैम स्टेरिक नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच सिंगल बॉन्ड कितने हैं या सिग्मा बॉन्ड कितने? तो मैम 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मैम 2 हैं। लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पर? मैम 1 लोन पेयर है +1। स्टेरिक नंबर 3, मैम स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है मैम? sp2 है। sp2 है तो मैम इसकी ज्योमेट्री क्या है मैम? ट्राइगोनल प्लेनर। अब मुझे बताओ इसकी शेप क्या होगी? तो मैम हमें पता है जो ट्राइगोनल प्लेनर आपका होता है बी बी बी, वो कुछ ऐसा होता है, और जब उस पे एक लोन पेयर हो लाइक दिस, तो मैम ये कैसा दिखता है?
बोलो जुबा केसरी वी, नहीं जुबा केसरी नहीं, वी शेप। तो मैम ये वी शेप दिखता है, और वी शेप को ही हम अनदर फॉर्म में क्या कहते हैं मैम? वी शेप को ही हम कहते हैं बैंड, बैंड शेप। यहाँ तक बात समझ आ गई? दूसरे एग्जाम्पल पे लो मैम, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, पहली बात याद रखना। अब स्टेरिक नंबर क्या होगा, यहाँ तक इसकी बात कंप्लीट। इसमें देखो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि बेंट शेप है पहले एग्जाम्पल की। दूसरा मैम ये वाला कट गया। अब बचे बेंट या लीनियर, बेंट या बेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखो मैम, स्टेरिक नंबर बताओ। मैम सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक सिग्मा बॉन्ड, एंड यहाँ पहला सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। दो सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हैं? मैम एक लोन पेयर था तो सही, बट बैक डोनेशन हो गई, वो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नाइट्रोजन पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो मैम ज्योमेट्री क्या हुई? 2। ज्योमेट्री नहीं, स्टेरिक नंबर क्या हुआ? 2। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मैम स्टेरिक नंबर 2 पर? मैम sp। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी मैम? sp पे जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। और मैम हम पढ़ चुके हैं जब जीरो लोन पेयर हो तो जो ज्योमेट्री होगी वही यहाँ पे की शेप होगी। मतलब यहाँ स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर। और यहाँ स्ट्रक्चर क्या है मैम? बेंट। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ मैम? बेंट एंड लीनियर। पहले की स्ट्रक्चर बेंट होगी एंड दूसरे की स्ट्रक्चर आपकी लीनियर होगी। देखो समझ आ रहा है तुमको? तुमने सॉल्व किया है CSIR नेट जून 2023 का क्वेश्चन। तो हल्के में मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे इजी तरीके से होगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट बैक बॉन्डिंग। होप दिस विल हेल्प यू। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग को जारी रखेंगे, और जहाँ तक हम अडक्ट पढ़ाएंगे। यहाँ आपकी जो बैक डोनेशन है, बैक बॉन्डिंग है, कंप्लीट है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।